हम्म। हेलो गाइस, सो आज हम लोग करने वाले हैं अबाउट अबाउट एंग्लो मराठा वॉर्स एंड फिर कैसे कैसे एंग्लो सिख वॉर्स होते हैं एंड फिर जो नेबरिंग कंट्रीज होते हैं, अफगान्स होते हैं, सिंध होता है, वहाँ पर ब्रिटिशर्स कैसे डील करते हैं एंड कैसे अपने अपने एम्पायर को और कंसोलिडेट करते हैं इंडिया के अंदर। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले तो हम अ वेरी हैप्पी चिल्ड्रंस डे टू ऑल। एंड मयंक एक्सपेक्टेड तो एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मयंक भी आज क्लास में आएंगे, बट ठीक है, आ गए। थैंक यू। एंड आई होप अच्छा दिन रहा हो मयंक के एंड ऑल्सो फॉर सौरभ। सो आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं? आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं अबाउट एंग्लो मराठा वॉर से शुरू करने वाले हैं। उसके बाद फिर देखेंगे कैसे कैसे ब्रिटिशर्स सारे जो मराठा के जितने क्लैंस थे सब पे अपना कैप्चर करते हैं। एंड फिर विद टाइम वो लोग कैसे सिख एम्पायर महाराजा रंजीत सिंह के साथ कैसे ट्रीटी कर रहे हैं एंड फिर मराठा वाला एरिया कैप्चर कर रहे हैं। तो मैं एक बार ये खोलता हूँ व्हाइट बोर्ड और एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि इंडिया में हो क्या रहा है। ठीक है, तो इंडिया में क्या हो रहा है, जैसे कि मान लो ये इंडिया है हमारा। ठीक है, जैसे ये इंडिया है, ठीक है, ये बांग्लादेश भी उस वक्त तो इंडिया का ही पार्ट था। तो सबसे पहले जब अंग्रेज आते हैं तो 1757 के टाइम पे ये वेस्ट वेस्ट बंगाल का ये वाला एरिया, प्लासी वाला एरिया, जो कि अभी प्रेजेंट डे वेस्ट बंगाल में, वो वाला एरिया कैप्चर कर रहे हैं। फिर 1764 में ये जो बक्सर वाला एरिया है, जो कि यूपी और बिहार बॉर्डर पे पड़ता है, बक्सर आपको पता हो, आरा छपरा बक्सर, वो सब जो एरिया है वो उसी तरफ है। ठीक है, वो कैप्चर कर रहे हैं 1764 में। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब जो है मतलब बेसिकली अवध यहाँ पर बैटल ऑफ बक्सर में किसको किसको हराया है, तो इन्होंने अवध के भी नवाब को हरा दिया और दिल्ली के सुल्तान को भी हरा दिया। तो कहीं ना कहीं इनका जो कंट्रोल है, पूरा ऐसा कंट्रोल, ये पूरा ब्रिटिश इंडिया हो गया। ठीक है, फिर जो मेजर और भी पावर्स क्या है भाई, तो यहाँ पर महाराजा रंजीत सिंह है, इधर से राजपूत क्लैन है थोड़ा बहुत। ठीक है, इस तरफ राजपूत क्लैंस है थोड़े बहुत, और फिर राजपूत क्लैंस के बाद ये वाला जो एरिया है उस वक्त मराठास है। ठीक है, ये पूरा मराठास है। बीच में और भी कुछ कुछ प्रिंसली स्टेट्स हैं, ठीक है, छोटे मोटे हैं ये सब, और मराठास के ही, इसमें ही मराठास के दूसरे दूसरे सिंधियास हो गए, होलकर्स हो गए। ठीक है, तो सिचुएशन क्या है, सिचुएशन क्या है कि 1757 में वेस्ट बंगाल वाला ये वाला एरिया ब्रिटिश कैप्चर कर लिए। 1764 में इन लोग क्या किया कि इन्होंने यहां तक कैप्चर किया, उसके बाद अवध को एज अ बफर जोन रखा। ठीक है, बफर जोन रखा, मतलब इस पे डायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, डायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, बट स्टिल बफर जोन रख रहे हैं अवध को। ठीक है, दिल्ली तक कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस है, लेकिन डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है अवध में। ठीक है, मराठास में तो मराठास का अपना कंट्रोल है ही, और इधर महाराजा रंजीत सिंह है, और इधर राजपूत हैं, इधर राजपूत हैं। ठीक है, महाराजा रंजीत सिंह ने फिर ये सब को स्ट्रेच, कश्मीर को भी महाराजा रंजीत सिंह ही एक्वायर कर लेते हैं। फिर इवन यहाँ तक रावलपिंडी, पेशावर, ये सब महाराजा रंजीत सिंह के अंदर, मतलब सिख के अंदर आ जाता है ये सब। और फिर इधर दुर्रानी डायनेस्टी है। दुर्रानी हम वो जो हमारा डायनेस्टी है ना, अहमद शाह अब्दाली वाला, वो सब डायनेस्टी है। ठीक है, मतलब अफगान डायनेस्टीज है। ठीक है, तो ये सीन है हमारा करीब 1700 के शुरुआत का। ठीक है, 1700 1800 के टाइम का ये सीन है। ठीक है, अब हम लोग देखने वाले हैं आज सबसे पहले कि एंग्लो मराठा रिलेशंस कैसे रह रहे हैं, एंग्लो मराठा रिलेशंस। ठीक है, तो 1722 में, 1720 में एक्चुअली, 1720 में बाजीराव वन, मतलब यही है बाजीराव मस्तानी। ठीक है, बाजीराव मस्तानी हम लोग देखते हैं ना, तो इसका नाम बाजीराव वन है, और मस्तानी जो रहती है वो इनसे शादी होती है, तो वो एक स्टोरी है, वो सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो जो बाजीराव वन है, बाजीराव वन है, ही इज द ग्रेटेस्ट लीडर। इसने 40 में 40 बैटल्स जीते हैं,
और 1720 तक ये पेशवा है, 20 साल तक ये पेशवा रहा है पूना का। इसके टाइम पे क्या हुआ, सबसे स्ट्रॉन्ग मराठा जो एम्पायर सबसे स्ट्रॉन्ग रहा इसके टाइम पे, बाजीराव वन के टाइम पे, ठीक है, जो कि बाजीराव मस्तानी है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि इसने एम्पायर को तोड़ा 5 हिस्सों में। इसने इतना बड़ा एम्पायर था तो इसको 5 क्लैंस में तोड़ दिया, ठीक है। एक हो गया जो बड़ौदा हो गया, एक कि जो मेन हो गया वो पूना हो गया, कि पूना में पेशवा है वो अल्टीमेट हेड है, ठीक है। फिर बड़ौदा बड़ौदा हो गया एक, एक नागपुर हो गया, ठीक है, इंदौर हो गया, ठीक है, और ग्वालियर हो गया। तो 5 क्लैंस में महाराजा कॉन्फेडरेसी को ये तोड़ता है, ठीक है। तो बड़ौदा में कौन है, तो बड़ौदा है आपका गुजरात वाला एरिया, ठीक है। तो गुजरात में गायकवाड़ रूलर है, ठीक है। नागपुर में आशा भोसले, से थोड़ा इमेजिन कर सकते हो आप, भोसले भोसले लोग हैं नागपुर में। इंदौर में होलकर स्टेडियम जो क्रिकेट ग्राउंड है उसका भी नाम होलकर स्टेडियम है, और भी बहुत, इवन होलकर एयरपोर्ट भी है इंदौर में, तो आप समझ सकते हैं क्यों है, ठीक है। और ग्वालियर में सिंधियाज हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया, ठीक है। तो सिंधियाज हैं ग्वालियर में। तो ये 5 थे, ठीक है। और जो बाजीराव वन के टाइम पे जो पेशवा है वो तो प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन अभी जो प्रेसिडेंट टाइप का पोजीशन है किंग साहू का, ठीक है। तो जो किंग है, किंग अभी भी शाहू ही है, लेकिन जो पेशवा है उसके पास सारा कंट्रोल है, ठीक है। आर्मी को इधर से उधर कर देना, या फिर कैसे डील करना है, सब कुछ वो सब पेशवा के ही हाथ में है, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम कब आता है, प्रॉब्लम आता है 1772 में, जब जो फोर्थ पेशवा है माधव राव, उसकी डेथ हो जाती है अचानक, ठीक है। तो माधव राव की डेथ हो जाती है अचानक एकदम, ठीक है। माधव राव बेचारा बेचारे की डेथ हो जा रही है अचानक। तो अब क्या हो रहा है, अब प्रॉब्लम आ गया कि अब कोई हायर नहीं है, इसका कोई बच्चा नहीं है, इसका कोई बेटा नहीं है। तो फिर इसका जो भाई है, ठीक है, इसका जो भाई है नारायण राव, ठीक है, वो आ जाता है गद्दी पे, ठीक है। नारायण राव राव आ जाता है, लेकिन फिर क्या होता है कि एक चाचा रहते हैं, एक चचा रहता है, ठीक है, रघुनाथ राव। रघुनाथ राव कौन है, ये दोनों के चचा है, माधव राव के भी नारायण राव के चचा हैं, ठीक है, रघुनाथ राव। तो ये क्या करेंगे, नारायण राव को किल कर देंगे, ठीक है। रघुनाथ राव क्या करे, नारायण राव को किल कर दिए, ठीक है। और फिर किल करने के बाद क्या हो रहा है, किल करने के बाद क्या हो रहा है कि जो नारायण राव था ना, उसकी वाइफ थी गंगाबाई, ठीक है, गंगाबाई। तो जो गंगाबाई हैं, मतलब ये इसकी डेथ तो हो गई, लेकिन गंगाबाई उस वक्त लाइक शी वो एक बच्चे को देने वाली थी, और अपने फादर के डेथ के बाद एक बच्चा होता है जिसका कि नाम रखा जाता है सवई, ठीक है। तो सवई जो रहता है वो एक इन्फेंट रहता है, लेकिन जो मराठा चीफ्स रहते हैं बाकी, तो मराठा से पता है मतलब ऐसा था कि मतलब जो पेशवा का बेटा ही अगला पेशवा बनेगा, ठीक है। और अगर नहीं हो रहा है तो कोई छोटा भाई बनेगा, जैसे मान लो कि पेशवा के 2 बेटे हैं, बड़ा बेटा मर गया तो छोटा बेटा, तो सेकंड वाला बेटा पेशवा बन जाएगा, ठीक है। तो इस केस में क्या हुआ, माधव राव मर गया तो नारायण राव बनना ये लीगल था, ठीक है। और जब नारायण राव का जब बेटा है अभी सेवई है, तो सेवई शुड बी द नेचुरल हायर, ठीक है। लेकिन रघुनाथ राव जो चचा थे उनको मंजूर नहीं था ये बात, उनको खुद बनना था पेशवा, ठीक है। तो ये फोर्थ पेशवा था, ये फिफ्थ पेशवा था, जो कुछ दिन के लिए रहा उसके बाद डेथ हो गई। तो रघुनाथ राव को बनना था सिक्स पेशवा, लेकिन लोगों ने बोला कि सवई जो है वो है सिक्स पेशवा, ठीक है। तो जो 12 मराठा चीफ्स थे वो सवाई के सपोर्ट में थे, और रघुनाथ राव चला गया ब्रिटिश के सपोर्ट में, मतलब उसमें चला गया ब्रिटिश से सपोर्ट मांगने चला गया कि लाइक हेल्प मी, मुझे राजा बनना है, मुझे किस तरह गद्दी पे बिठाओ, ठीक है। तो इसीलिए इसीलिए 1775 में होता है ट्रीटी ऑफ सूरत, ठीक है। इसीलिए हो रहा है ट्रीटी ऑफ सूरत 1775 में, जिसमें जो रघुनाथ राव है, ठीक है, वो सालसेटी एंड बसैन, ये ब्रिटिशर्स को देना पड़ता है, ठीक है। ब्रिटिशर्स को देना पड़ता है सालसेटी और
बसाएं, ठीक है। उसके बाद जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू है सूरत और भरूच का, वो भी ब्रिटिशर को देना पड़ता है, ठीक है। ब्रिटिशर को पूरा फायदा हो रहा है इससे, ठीक है, ठीक है। ये सब चीजें हो रहा है ट्रीटी ऑफ सूरत में, ठीक है। लेकिन तो ये पता है कि ट्रीटी ऑफ सूरत कौन करवा रहा है? एक तो रघुनाथ राव है, रघुनाथ राव है, ठीक है। और प्लस बॉम्बे कॉन्फेडरेसी है, ठीक है। जो आपको पता ही होगा कि जो ईस्ट ब्रिटिश इंडिया था, वो चार पार्ट्स में, मतलब फोर डिविजन्स थे उसके, मतलब फोर क्या, थ्री ही थे, थ्री थ्री डिविजन्स थे, बंगाल, बॉम्बे और मद्रास, ठीक है। तीन कॉन्फेडरेसी था। तो जो बंगाल, जो ये जो बॉम्बे कॉन्फेडरेसी है, बॉम्बे, बॉम्बे ही लिख देता हूँ, बिहार बंगाल से कंफ्यूज हो जाएंगे नहीं तो बॉम्बे कॉन्फेडरेसी ने ये ट्रीटी किया था। लेकिन फिर क्या हो रहा है, फिर क्या हो रहा है कि जो बंगाल में बैठे हुए लोग हैं, वो लोग नाखुश हैं। वो लोग बोलते नहीं कि मराठा के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, लाइक उनका जो रूल है उसमें ऐसे इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो फिर 1776 में एक और ट्रीटी होता है, जो कि जिसमें ब्रिटिश बंगाल काउंसिल का हाथ रहता है, ब्रिटिश कैलकाटा काउंसिल का हाथ रहता है। और वो लोग क्या करते हैं, ट्रीटी ऑफ पुरंदर, ठीक है। ट्रीटी और पुरंदर में क्या होता है, जो रघुनाथ राव है, रघुनाथ राव है, उसको पेंशन मिलेगा, उसको पेंशन मिलेगा। लेकिन सवाई होगा अगला पेशवा, सवाई विल बी द नेक्स्ट पेशवा, ठीक है। तो ये सवाई को रिकॉग्नाइज कर रहा है एज अ नेक्स्ट पेशवा, ब्रिटिशर लोग, ठीक है। तो ये सब चीजें हो रही हैं अभी तक। उसके बाद फिर एक इंपॉर्टेंट चीज होता है 1779 में। फिर 1779 में क्या होता है, ट्रीटी ऑफ वडगांव हो जाता है। ट्रीटी ऑफ वडगांव, ये क्यों हो जाता है, ट्रीटी ऑफ वडगांव क्यों हो जाता है? क्योंकि एक बहुत ही काबिल आर्मी स्टाफ रहते हैं, महदजी, ठीक है। महदजी शिंदे, महदजी शिंदे क्या करते हैं ना, अंग्रेजों को चारों तरफ से घेर लेते हैं, ठीक है। बीच में ब्रिटिश है, चारों तरफ से महदजी शिंदे हैं। तो अब ब्रिटिशर लोग फंस गया है, ब्रिटिशर लोग को ये लोग ट्रैप कर लिए हैं, ठीक है। तो जब ये लोग ट्रैप कर लिए हैं, तो अब ब्रिटिशर लोग चाहेगा कि हम लोग कोई भी ट्रीटी करके निकले यहाँ से। तो ट्रीटी ऑफ वडगांव जो था वो काफी ह्यूमिलिएटिंग था ब्रिटिशर लोग के लिए, ठीक है। ब्रिटिशर लोग के लिए काफी ह्यूमिलिएटिंग था। और इसमें ये क्या किया गया, ये फोर्स द बॉम्बे गवर्नमेंट, forced the Bombay government to release all the territories, to release all territories, समझ गए? तो जो ये सब जो टेरिटरीज है, साल से बेसाइन, फिर सूरत और भरूच से जो रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे थे, ये सब रिलीज करना पड़ गया ब्रिटिशर लोग को, ठीक है। लेकिन जो वायन हेस्टिंग्स था, जो कि हमारा पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हुआ, वायन हेस्टिंग्स, तो वायन हेस्टिंग्स रिजेक्ट किया इस ट्रीटी को, ठीक है। तो बॉम्बे गवर्नमेंट ने ट्रीटी किया था, ठीक है। लेकिन जो वायन हेस्टिंग्स है वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है, ठीक है, तो वो अल्टीमेट हेड है, तो वो रिजेक्ट कर रहा है, ठीक है, वो रिजेक्ट कर रहा है। उसके बाद फिर बहुत कुछ हुआ। उसके बाद फिर 1779 में जो एक कर्नल हुए गॉडडार्ड, ठीक है, कर्नल गॉडडार्ड। तो जो कर्नल गॉडडार्ड है ना, वो कैप्चर कर रहा है अहमदाबाद, ठीक है। अहमदाबाद वो कैप्चर कर रहा है, ठीक है। और वही कर्नल फिर से 1780 में फिर वही गोडार्ड एक और कैप्चर कर रहा है, वो कर रहा है कैप्चर बसायन को। ये 1880 होगा, ठीक है, 1780, ठीक है। और 1780 में ही जो पॉफम नाम का एक कर्नल है, ठीक है, पॉफम नाम का जो कर्नल है वो कैप्चर कर रहा है ग्वालियर,
ठीक है। और 1781 में जो कैमक, जो कि इंडिया, जो झारखंड का बहुत सारा पार्ट कैप्चर कर किया है 1770s के टाइम पे, तो कैमक कैप्चर कर रहा है, कैमक कैप्चर कर रहा है हमारा सिंधिया का सिपरी। सिपरी एक टाउन है जो कि सिंधियास का था, ठीक है। सिंधियास का एक टाउन तो सिपरी। तो ये सब होना जब कैप्चर कर ली, तो अब किसके पास पावर है? अब पावर किसके हाथ में? अब पावर है ब्रिटिशर लोग के हाथ में। तो 1782 में हो रहा है ट्रीटी ऑफ सलबाई। ट्रीटी ऑफ सलबाई हो रहा है 1782 में। तो ये ऑब्वियसली किसके फेवर में होगा? अब जो ब्रिटिशर लोग जो जो बोलेंगे सब ये लोग मानेंगे, सब ये लोग मानेंगे, ठीक है। तो ट्रीटी ऑफ सलबाई बेसिकली कहता है मतलब ब्रिटिशर लोग को काफी फायदा पहुंचाता है, कि ब्रिटिशर लोग को फायदा पहुंचाता है, और ये लोग को हमारे मराठा लोग को लॉस पहुंचाता है, ठीक है। ये बेसिक बात हो गया ट्रीटी ऑफ सलबाई का। उसके बाद सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर, ठीक है। तो ये सब जितनी भी चीजें हम लोगों ने किया ना अभी, हमने जितनी चीजें भी किया हमने, वो सब फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर का हिस्सा है। पता नहीं क्या हो गया आपको, ठीक है। तो 1775 से लेकर 1782 तक, मतलब ट्रीटी ऑफ सलबाई तक जितना भी कुछ हुआ, वो सब फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर का हिस्सा है, ठीक है। ठीक है। उसके बाद फिर क्या हो रहा है? सेकेंड वॉर हो रहा है हमारा 1803 से लेकर 1805 तक। तो इसमें क्या हो रहा है? अब देखो, इस हमारा लास्ट टाइम क्या देखे थे हम लोग, कि बहुत कुछ, मतलब ट्रीटी ऑफ सलबाई जो था वो बहुत इंपॉर्टेंट था, 1782 में हुआ था। और अब क्या हो रहा है हमारा 1801 में, 1801 में क्या हो रहा है? जो पेशवा है, ठीक है, जो पेशवा है, पेशवा अब जो है वो बाजीराव टू है, ठीक है, बाजीराव टू है, ठीक है। तो जो पेशवा बाजीराव टू है ना, वो अच्छा नहीं है, वो थोड़ा इनेबल है, उतना वो अच्छा है, जैसा जैसा हमारा बाजीराव वन था, ही वॉज अ वेरी एबल कमांडर, ठीक है। बाजीराव टू में उतनी कोई काबिलियत नहीं है। और ये पेशवा क्या कर रहा है? ये जो होलकर है, ठीक है, होलकर्स जो है, हमने किया था ना, ये जो पांच सेक्शंस हैं, पांच सेक्शंस है मराठा के, तो उसी का एक जसवंत होलकर था, जो कि बहुत ही एबल रूलर है होलकर्स का, ठीक है। तो उसके भाई को मार रहा है, ठीक है, उसके भाई को मार रहा है, इसके भाई को मार रहा है, जसवंत इसके ब्रो को मार रहा है, ठीक है। तो जब मार दिया भाई, तो ऑब्वियसली मतलब खुद में झगड़ा कर रहा है। जो पुणे का पेशवा है, वो इंदौर के होलकर को मार रहा है, समझ रहे हो? आपस में अब झगड़ा हो छिड़ गया है भाई, मतलब बेसिकली सेम क्लैंस में, मतलब मराठा के अपने में इंटरनल दुश्मनी हो गया, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है कि जसवंत राव होलकर आता है, और 1802 में हदपसर नाम का जगह है, जो कि पूना में पड़ता है, पूना के आसपास पड़ता है, ठीक है, हदपसर। तो हदपसर में आकर पेशवा को हरा देता है, ठीक है। पेशवा और सिंधिया के कंबाइंड फोर्सेस को हरा देता है, ठीक है, ये दोनों को हरा देता है। तो उससे क्या हो रहा है? उससे क्या हो रहा है, मतलब अब पेशवा डर गया, बाजीराव टू डर गया। तो बाजीराव टू किसके पास जाएगा? उस टाइम पे पता है, जो भी जा रहा था वो जा रहा था ब्रिटिश, मतलब अंग्रेजों के पास जा रहा था, वे हमको बचा लो और बदले में कुछ कुछ रख लो। तो यही सिस्टम था उस वक्त का, ठीक है। तो बाजीराव टू जाता है ब्रिटिशर के पास, और फिर हो जाता है एक ट्रीटी 1802 में, उसको बोलते हैं ट्रीटी ऑफ बसायन। ये ट्रीटी ऑफ बसायन हो जाता है। और इसके थ्रू कहा जाता है कि जो 6000 मैन है, वो ब्रिटिशर देगा लड़ने के लिए, ठीक है। 6000 मैन देगा ब्रिटिशर, किसको देगा? मराठास को देगा, ठीक है। फिर सूरत किसका हो गया? सूरत हो गया अंग्रेजों का, ब्रिटिशर का। सूरत हो गया ब्रिटिशर का, ठीक है। उसके बाद
उसके बाद क्या होगा कि सब्सिडियरी अलायंस भी पेशवा एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, सब्सिडियरी अलायंस क्या होता है ये मैं आपको अच्छे तरीके से बताऊंगा कि सब्सिडियरी अलायंस जो टर्म है ना वो बहुत यूज होगा मॉडर्न हिस्ट्री में। तो वो क्या होगा और कौन कौन से स्टेट्स उसमें आएंगे ये सब हम लोग करेंगे डिटेल में। ठीक है, उसके बाद फिर 1803 में भोसले लोग भी आ जाते हैं। ठीक है, 1803 में भोसले भी आ जाएंगे। 1804 में सिंधिया भी आ जाएंगे और 1806 में होल्सकर्स भी लास्ट में हार जाएंगे। ठीक है, एकदम आप क्लासिक एग्जांपल समझे कि अगर अपना घर जब टूटता है तो फिर बाकी लोग आके बाहर से कैप्चर कर लेते, वही हुआ है मराठास के साथ। ठीक है, अपने में ये लोग झगड़ा किए हैं और फिर बाहर ही आकर कैप्चर कर लिए सब कुछ। ठीक है, फिर आते हैं हम लोग तो ये चीजें हो रही है हमारा, ये कब हो रहा है 17 ये 1803 से 1805 के बीच में सब कुछ हो रहा है। 1806 में फाइनली होलकर्स हार गए हैं और लगभग मराठा का पूरा एरिया अब किसके हाथ में है, अंग्रेजों के हाथ में। उनको जो मन वैसे कर रहे हैं वो लोग। लेकिन फिर सब कुछ हार तो चुके हैं लोग लगभग, लेकिन तीसरा वॉर होता है जो कि फाइनल कोशिश होता है थर्ड एंग्लो मराठा वॉर। ठीक है, तो जो बाजीराव टू रहता है ना उसको बहुत अफसोस होता है कि हम ऐसा क्यों किए, हम अपने ही होलकर भाई को, मतलब होलकर में जसवंत राय राव के भाई को क्यों मारे। तो इसको बेचारे को बहुत अफसोस होता है। तो ये फिर क्या करता है, ये बदला लेने का सोचता है अंग्रेजों से। ठीक है, तो ये पुणे में जो अंग्रेजों का जो घर रेसिडेंस एरिया रहता है ना, रेसिडेंस रहता है अंग्रेजों का, उसको तोड़ देता है, उसमें कुछ लोगों को मार भी देता है। ठीक है, मतलब कैप्चर कर देता है उसके रेसिडेंस को। ठीक है, फिर जो अप्पा साहब हैं, अप्पा साहेब जो है वो भोसले के ही डिसेंडेंट्स माने जाते हैं। कि तो अप्पा साहेब क्या कर रहे हैं, वो जाकर नागपुर में भी सेम काम करेंगे। नागपुर में भी जाके रेसिडेंस कैप्चर कर लेंगे अंग्रेजों का। ठीक है, उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद फिर क्या हो रहा है कि फाइनली एक खिड़की नाम का जगह है, वहां पर पेशवा हारेगा। ठीक है, और फिर सब हारते जाएगा लाइन से, मतलब पेशवा सबसे पहले खिड़की में हारा और फिर भोसले सीता बुल्दी में हारेगा। ठीक है, तो वो इंपॉर्टेंट है, खिड़की में बस पेशवा हारा है। ठीक है, उसके बाद जब ये सब चीजें हो गया, सब हार गया, ये कब की मैं बात कर रहा हूँ, ये बात कर रहा हूँ मैं 1817 से लेकर 1819 में ये सब होगा। ठीक है, जो थर्ड वॉर है वो 1817 से लेकर 1819 के बीच होगा। ठीक है ना, तो फिर अब क्या हो रहा है, ये लोग सब जब हार गए तो फिर होता है 1817 में ट्रीटी ऑफ पुणे, या फिर ट्रीटी ऑफ पूना, उस वक्त पुणे को पूना बोला जाता था। ठीक है, ट्रीटी ऑफ पूना। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, पेशवा कल्चर खत्म। अब पेशवा को रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, पेशवा को अब रिकॉग्नाइज नहीं करेगा ब्रिटिशर लोग, पेशवा कल्चर खत्म। ठीक है, जो बाजीराव है, बाजीराव टू, उसको भेज दिया गया बिठूर में। बाजीराव टू सेंट टू बिठूर। बिठूर एक जगह है उत्तर प्रदेश में जो कि आपका पड़ता है कानपुर की तरफ। ठीक है, कानपुर की तरफ पड़ता है। तो बिठूर में भेज दिया गया बाजीराव टू को, और जो प्रताप राय है, प्रताप राय के नाम के एक आदमी को जो कि कहा जाता है कि ये शिवाजी का ही डिसेंडेंट है, इसको बना दिया जाता है क्या, रूलर। इसको बना जाता है रूलर ऑफ सतारा, रूलर ऑफ सतारा बना दिया जाता है। ठीक है, तो ये सब बातें हो रही है हमारा 1817 के टाइम की बातें हो रही हैं। और फिर क्या हो रहा है मतलब मराठा एम्पायर ऐसे खत्म हो गया, मराठा एम्पायर डिजॉल्व हो गया विद ट्रीटी ऑफ पूना। ट्रीटी ऑफ पूना के साथ ही मराठा कॉन्फेडरेसी खत्म परमानेंटली। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग एंग्लो सिख रिलेशंस। अंग्रेजों और सिखों का कैसा रिलेशन है ये देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, 1809, अभी का जो टाइम 1809 में, इसमें महाराजा रंजीत सिंह बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, जो महाराजा रंजीत सिंह है ना, ही वॉज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ सिख। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, ट्रीटी ऑफ अमृतसर हो रहा है। ठीक है ना,
ट्रीटी ऑफ अमृतसर हो रहा है। ये क्या कह रहा है, हम लोगों ने एक बार क्लास में भी देखा था कि जो सतलज नदी है, जो सतलज नदी है, ठीक है, तो ये जो सतलज नदी है ना, तो ये जो है बाउंड्री है, ठीक है, ये बाउंड्री है। और फिर एक और नदी है यहाँ पर, एक और नदी है, ये है ब्यास नदी। एक और नदी है विच इज ब्यास नदी, क्या बीस भी बोलते हैं इंग्लिश में बहुत लोग, ठीक है। ये ये है, और ये जो है ये द्वाब है, ये है जलंधर द्वाब, मतलब बीच में जलंधर पड़ रहा है बीज और सतलज के बीच में, ठीक है, इसको बोलते हैं जलंधर द्वाब, ठीक है। तो 1809 में क्या था कि जो ब्रिटिशर थे वो सतलज के इस तरफ है, ये ब्रिटिशर है का एम्पायर है, और यहां से लेकर ये जो पूरा ये एम्पायर है, ये महाराजा रंजीत सिंह का है, महाराजा रंजीत सिंह का है, ठीक है। लेकिन फिर क्या हो रहा है फिर क्या हो रहा है, 1846 में ना, 1846 में यही अरेंजमेंट चेंज होकर अंग्रेज ने यहां तक कैप्चर कर लिया, अंग्रेज ने ब्यास रिवर तक कैप्चर कर लेते हैं ये लोग, ठीक है, और कश्मीर भी छीन लेते हैं। तो वो सब हम लोग देखेंगे लाइन से कैसे कैसे चीजें आगे बढ़ रही हैं। मैंने अभी मैं क्यों मैप से बताया था, इसलिए ब्यास नदी को बता दिया था। और क्यों ये जलंधर द्वाब इतने इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा फर्टाइल है, यहाँ पे इंडिया का सबसे अच्छा वीट बनता है, वीट वीट उगता है, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा एरिया है, एग्रीकल्चर एरिया, ठीक है। तो ये बातें थी 1809 में, तो महाराजा रणजीत सिंह ने को सतलज के उस तरफ ब्रिटिशर लोग को रिकॉग्नाइज किया, और ब्रिटिशर ने महाराजा रणजीत सिंह को रिकॉग्नाइज किया, ठीक है। उसके बाद फिर आता है बात 1818 का। तो 1818 में ना मुल्तान कैप्चर कर दिया महाराजा रंजीत सिंह ने, ठीक है, मुल्तान कैप्चर कर लिया। 1819 में कैप्चर कर लिया कश्मीर, ठीक है। 1834 में कैप्चर कर लिया पेशावर, ठीक है। तो ये सब कौन कैप्चर कर रहा है, महाराजा रंजीत सिंह कैप्चर कर रहे हैं, ठीक है, महाराजा रंजीत सिंह कैप्चर कर रहे हैं। उसके बाद 1838 में ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल होगा, जिसमें ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल में पता है क्या होगा, एक महाराजा रंजीत सिंह एक पार्टी है, ठीक है, ये पंजाब में बैठा हुआ है, ब्रिटिशर लोग ब्रिटिशर लोग यहां बैठे हुए हैं, और एक शाह शुजा नाम का एक व्यक्ति है, शाह शुजा, ये कौन है भाई, शाह शुजा कौन है। तो 1809 में ही इसको, ये पहले अफगान का राजा हुआ करता था, अफगान का राजा हुआ करता था अफगानिस्तान का, लेकिन अब इसको भगा दिया गया है, अब इसको भगा दिया गया है अफगान से। और वहां पर अफगानिस्तान में कौन बैठ गया है, वहां का जो रूलर है वो है दोस्त मोहम्मद, ठीक है, तो ये अफगानियों का दोस्त है, दोस्त मोहम्मद, ठीक है। तो ये सीन है। तो फिर 1838 में क्या हो रहा है, एक ट्राइपार्टाइट ट्रीटी होता है, ट्राइपार्टाइट ट्रीटी होता है, किसके किसके बीच में, तो ब्रिटिशर प्लस महाराजा रंजीत सिंह और प्लस शाह सूजा, ठीक है। तो ये तीनों मिलकर क्या तय करते हैं, ये लोग तय करते हैं कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, कि जो शाह सूजा है ना, इसको अफगान का राजा बना दिया जाना है। मतलब ये ट्वीटी से तय क्या होता है कि हम लोग जाएंगे, लड़ेंगे अफगानिस्तान में, और अफगानिस्तान का राजा शाह सूजा बन जाएगा वॉर के बाद। महाराजा रंजीत सिंह को कुछ कुछ टेरिटरीज मिल जाएंगे, मतलब इसको एक, इसका मतलब इसको भी थोड़ा बहुत कुछ कुछ टेरिटरीज थोड़ा बहुत दे देगा, काबुल के नीचे का एक दो टेरिटरीज, और ब्रिटिशर को एक कुछ कुछ पैसे मिलेंगे, ठीक है, पैसे मिलेंगे, इनको पैसा मिलेगा, ठीक है। तो ये सब तय हुआ ट्राइपार्टाइट ट्रीटी में, ठीक है। ये बनने वाला था राजा, ये बेचारा बनने वाला, इसको बहुत कुछ मतलब इसको टेरिटरीज मिलने वाला था, ब्रिटिशर को पैसा मिलने वाला था, ऐसा तय होता है, ठीक है। तो फिर ये लोग बढ़ते हैं जी, ये लोग बढ़ते हैं सिंध की तरफ, और 1839 में सिंध को एक्सेप्ट सब्सिडियरी अलायंस, सिंध एक्सेप्ट सब्सिडी, मतलब सिंध बेसिकली अब सब्सिडियरी अलायंस बन जाता है ब्रिटिशर का, ठीक है। सब्सिडियरी अलायंस होता क्या है, अब थोड़ा सा बता ही देता हूं मैं। सब्सिडियरी अलायंस का एक कॉन्सेप्ट था, ठीक है, मैं पहले बता देता हूँ सारे कॉन्सेप्ट, मतलब
जो ब्रिटिश ने अब 3 कॉन्सेप्ट बेसिकली लाते हैं ब्रिटिश एरिया को कैप्चर करने का। ये डिप्लोमेटिक वे था, मतलब जंग से नहीं लड़ेंगे हम लोग डिप्लोमेसी से लड़ेंगे, ठीक है, डिप्लोमेटिक तरीकों से लड़ेंगे, ठीक है। पहला जो टेक्निक है उसे बोलते हैं रिंग फेंस टेक्निक या फिर रिंग फेंस पॉलिसी, ठीक है। ये वो तरीका है, जैसे मान लो 1765 में जब अवध पे कैप्चर करते हैं ये लोग, जब ब्रिटिश इंडिया कैप्चर्स यूपी का अवध, ठीक है, तो वो लोग तब भी वो दे देते हैं शाह आलम टू को ही, ठीक है, शाह आलम को ही दे देते हैं कि तुम ही देखो भाई, और शाह आलम को ही बैठा भी देते हैं, ठीक है। अ, और ये बस बोलते हैं कि हम तुम लोग को सपोर्ट करेंगे अगर कभी किसी से झगड़ा होगा तो, ठीक है। मतलब ये लोग क्या कर रहे हैं, ये एक बफर जोन बना रहे हैं, मतलब अवध जो एक बफर जोन है। नीचे कौन है, मराठा है, वो बहुत पावरफुल है, उस वक्त मराठा बहुत पावरफुल है 1770s के टाइम पे। तो उनसे वो लड़ना नहीं चाहते, ब्रिटिशर उससे लड़ना नहीं चाहते हैं मराठा से। तो उन क्या चाह रहे हैं, वो रिंग फेंस पॉलिसी अपना रहे हैं, मतलब एक रिंग, एक फेंस की तरह यूज कर रहे हैं अवध को, ठीक है, एक अवध को एक फेंस की तरह यूज कर रहे हैं। और अवध विल बी द रिंग, ठीक है। अवध अगर मान लो कल को युद्ध भी होता है, लड़ाई भी होता है, तो अवध अपना समझे भाई, हम लोग थोड़ा बहुत सपोर्ट कर देंगे और मराठा को आने चढ़ने तो नहीं देंगे, लेकिन जो लॉस होगा वो अवध का होगा लॉस, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि वॉर में बहुत ज्यादा इकोनॉमिक लॉस होता है, बहुत पैसे खर्च होते हैं, बहुत लोग मरते हैं, ठीक है। तो ये टेक्निक था ना, ये टेक्निक था हमारे वैरन हेस्टिंग्स का। ये रिंग फेंस टेक्निक था वैरन हेस्टिंग्स का। उसके बाद सेकंड टेक्निक जो था वो था हमारा सब्सिडियरी अलायंस, ठीक है। सब्सिडियरी अलायंस का जो टेक्निक था वो वेलेस्ली ने डेवलप करके रखा था, ठीक है। वेलेस्ली, जो वेलेस्ली कौन है, वो भी ऑब्वियसली गवर्नर जनरल, जो भी मैं ऐसा नाम ले रहा हूँ ना, वैन हेस्टिंग्स जो था वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, और ये वेलेस्ली भी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है, ठीक है। तो ये लोग क्या कर रहे हैं ना, कि ये लोग कुछ कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस रख रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि दो राजा है, एक है राजा वन, एक है राजा टू। जो राजा वन है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, राजा वन टू थोड़ा वीक है। तो ये क्या करेगा, ब्रिटिश से सपोर्ट लेगा, अंग्रेजों से सपोर्ट लेगा, और राजा वन को एलिमिनेट करेगा, इसको मार देगा। तो राजा टू बन गया, ये क्या बन गया, ये राजा बन गया। और जो ब्रिटिशर है, इसको ये कुछ कुछ कंडीशंस रखती है इस पे, और ये उसको वो कंडीशंस फुलफिल कर रहा है, ठीक है। तो वो कंडीशंस क्या क्या है, ठीक है। तो वो कंडीशन, पहला कंडीशन है परमानेंट, परमानेंट स्टेशनिंग ऑफ ब्रिटिश फोर्सेस, ठीक है, परमानेंट स्टेशनिंग ऑफ ब्रिटिश फोर्सेस, ठीक है। तो इसके टेरिटरी में, मतलब जो राजा, जो ये राजा है, तो इसका तो इतना बड़ा, मान लो इतना बड़ा टेरिटरी टेरिटरी है, तो इसमें एक रेजिडेंस होगा जिसमें कि अंग्रेज लोग रहेंगे, ठीक है। अंग्रेज लोग रख रहेंगे और उनके पूरी, उनका फोर्स भी रहेगा, उनका पुलिस रहेगा, उनका फोर्स रहेगा। और जो भी खर्च होगा, जो पुलिस और फोर्स को रहने में खर्च होगा, वो सब कौन पे करेगा, तो ये राजा पे करेगा। इसका पेमेंट भी देना पड़ेगा किसको, इस राजा को ही, राजू राजा टू है, यही पे करेगा इनके पेमेंट को, इनके रख रखाव को, इनके खर्च को, सब देखेगा राजा टू, ठीक है। उसके बाद जो इनका फॉरेन फॉरेन पॉलिसीज है, ठीक है, तो वो ब्रिटिशर्स से पूछना पड़ेगा इनको। मतलब ऐसा नहीं है कि अब ये ब्रिटिशर्स से नहीं बोलकर फ्रेंच के साथ कुछ डील कर रहे हैं, इनको बताना पड़ेगा। और किसी भी जो यूरोपियन एम्प्लॉय है, यूरोपियन से अगर किसी यूरोपियन को अपने कोर्ट में अगर ये लोग एम्प्लॉय करना चाहते हैं, अपने मतलब एक कुछ काम लेना चाहते हैं, या फिर उनको कोई भी पोजीशन लेना चाहते हैं, तो उसके पहले इनको ब्रिटिशर लोग से एक कंसल्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब बातें थी सब्सिडियरी अलायंस में। सबसे पहला सब्सिडियरी अलायंस स्टेट था हैदराबाद, ठीक है। हैदराबाद जो पहला सब्सिडियरी स्टेट था, जो कि 1798 में बन गया जी, पार्ट ऑफ, 1798 में बन गया पार्ट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर अंडर सब्सिडियरी अलायंस, ठीक है। मतलब डायरेक्टली ये ब्रिटिश इंडिया का अंदर नहीं आया, लेकिन सब्सिडियरी अलायंस हो गया ब्रिटिशर्स का।
ठीक है। पेशवा में देखा था 1802 में ट्रीटी होता है और 1801 से ये लोग इसमें है, सब्सिडियरी अलायंस में है। फिर भोसले हैं, भोसले भी उसी के आसपास हुए थे, तो 1803 में भोसले। सिंधिया 1804 में, ठीक है। और जितने भी राजपूत रूलर्स हैं, राजपूत, वो 1818 में होते हैं। और फाइनली जो मराठा का जो मेजर पोर्शन है वो है होलकर्स, वो भी 1818 में ही हो जाते हैं। तो ये चीजें हैं, ये चीज हम लोग को देखना है। राजपूत जो 1818 में हो रहे हैं, तो ये बहुत जगह के राजपूत है, मतलब जोधपुर, जयपुर, ठीक है, सब के सब 1818 में हो जा रहे हैं पार्ट ऑफ सब्सिडियरी अलायंस, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद जो तीसरा तरीका था वो था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। और इस टेक्निक को मास्टरी करते हैं डलहौजी, डलहौजी, जो कि क्या है, जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है, ठीक है। तो विलियम बेंटिक के बाद जो भी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना, वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहलाया, ठीक है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स डलहौजी के द्वारा शुरू किया गया था। इसका क्या कहना था कि जो अडॉप्टेड सन है उसको प्राइवेट प्रॉपर्टी का तो हक है, राजा का जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है उस पर तो हक है, वो इसका हो गया। लेकिन स्टेट का राजा ये नहीं कहलाएगा, मतलब अब ये स्टेट इसका नहीं रहा, समझ रहे हो। अगर मान लो कि फॉर एग्जाम्पल अगर अगर मान लो कि जो ए है, ए का कोई अपना बेटा नहीं है, उसने एक बेटे को अडॉप्ट किया, एक बच्चे को अडॉप्ट किया एज अ सन, ठीक है। तो क्या होगा कि उस जो बेटा हुआ, उसका जो अडॉप्टेड सन हुआ, उसको प्राइवेट प्रॉपर्टी तो मिल गया, उस राजा का प्राइवेट प्रॉपर्टी जो भी, वो बिल्डिंग हो गया या फिर उसका महल हो गया, ठीक है, वो सब मिल गया उसको। लेकिन जो स्टेट है मतलब जो उसका वो देश है, राज्य है, वो प्रोविंस है, वो उसको नहीं मिलेगा। वो अब उस पर किसका कंट्रोल हो जाएगा, उस पर अंग्रेजों का कंट्रोल हो जाएगा, ठीक है। स्टेट हो गया ब्रिटिशर का, ठीक है। तो ये पॉलिसी सबसे पहले कहाँ अपनाया गया था, तो ये अपनाया गया था सतारा में, ठीक है। सतारा में अपनाया गया था 1848 में, 1848 में सतारा में अपनाया गया था। उसके बाद फिर झांसी में 1854, ठीक है। फिर नागपुर 1854, ठीक है। फिर उदयपुर 1854, ठीक है। और फाइनली हमारा अवध, और ये 1856 में हुआ था। तो आप टाइम देख लो, सब 1848 से लेकर 1856 तक ही सब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स हुआ है। तो अगर आपको नहीं भी याद ना, तो आप ऑप्शंस देखकर खेल सकते हो, ऑप्शंस देखकर आप खेल सकते हो। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से कोई क्वेश्चन आता है, जैसे मान लो क्वेश्चन आता है कि झांसी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंदर कब आया था, ऑप्शन दिया आपको 1854, 1864, 1824, तो आप 1854 लगा सकते हो, राइट, क्योंकि 1846 से लेकर 1856 ही जो है इसी पीरियड में सारे हुए हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी कहा जाता है एक रीजन था वॉर का, जो 1857 में जो रिवोल्ट हुआ ना, सेपॉय म्यूटनी, उसका एक रीजन रहा था, ठीक है, ठीक है। तो हम लोग आ जाते हैं वापस से हम लोग आ जाते हैं ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल पे, ठीक है। तो स्टोरी क्या था कि ब्रिटिशर है, महाराजा रंजीत सिंह और शाह सूजा है, तो इसको राजगद्दी मिलने वाली थी, ये सब बातें हो रही हैं। सिंध अब बन गया है अपना, सिंध में जो आमिर बैठा हुआ है, वो आमिर जो बैठा हुआ है, वो भी मतलब वो जो आमिर है उसको, ये जो शाह सुजा है ना, इसी को पहले आमिर बना रहे हैं ये सिंध का, ठीक है, इसी को आमिर बना दे रहे हैं ये सिंध का, ठीक है। और फिर क्या हो रहा है, 1839 से 1842 तक फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर, फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर, ठीक है।
तो जो प्लान था ना, एकदम प्लान की तरह बात चीजें हो रही है, ठीक है। तो ये जो आमिर है, मतलब सिंध पे तो बेसिकली, सिंध पे तो कैप्चर अंग्रेजों को ही करना था, और ये जो शाह सुजा है इसको अल्टीमेटली अफगानिस्तान में बैठा लेना था, ठीक है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ऐसा हुआ नहीं। ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि 18 1839 से लेकर 1843 तक क्या हो रहा है, जो वॉर होता है उसमें बहुत ज्यादा लॉस होता है। मतलब इसमें क्या होता है ना बेसिकली, कि पहले अफगानिस्तान जो होता है वो मान लेते हैं, मतलब जो दोस्त मोहम्मद है, दोस्त मोहम्मद को हटा देते, दोस्त मोहम्मद हट जाता है दोस्त मोहम्मद, और शाहजहां बन जाता है। लेकिन जैसे ही ब्रिटिश लोग जाते हैं, जैसे अभी अभी जो हुआ है अफगानिस्तान में, एकदम वैसे ही होता है जैसे अभी अफगानिस्तान में हुआ, कि जैसे ही यूएस के फोर्सेस गए तो ये लोग सब फिर से हंगामा कर दिए। तो ये लोग काम 1841 में भी लोग यही करते हैं। 1839 में आता है ब्रिटिशर लोग, 1839 में आता है, और फिर पूरा ही मतलब ये लोग काबुल तक पहुंच जाते हैं, और काबुल में जाकर शाह सुजा को बना देते हैं राजा, ठीक है। लेकिन फिर 1841 तक क्या होता है, मैं इसको अगेन कंटिन्यू करता हूं, ठीक है। 1841 तक क्या होता है, 1841 तक ये लोग क्या करते हैं, उसको मार देते हैं, शाह सुजा को मार देते हैं, किल कर देते हैं, और फिर से दोस्त मोहम्मद आ जाता है, दोस्त मोहम्मद फिर से बन जाता है। तो फिर फाइनली अंग्रेज लोग डिसाइड करते हैं, भाई ठीक है भाई, तुम ही बन जाओ, दोस्त मोहम्मद ही बन जाएगा, ठीक है। और फिर ये लोग क्या करते हैं, मतलब 1842 में एक्चुअली करते हैं कि दोस्त मोहम्मद को ही ये लोग बोले भाई तुम ही बन जाओ राजा। और 1843 में ये लोग चुपचाप लौट जाते हैं, बस सिंध को कैप्चर कर लेते हैं। मतलब बेसिकली सिंध को, इनका इनका एम सिंध पे कैप्चर करना था ही नहीं, इनको चाहिए था अफगानिस्तान। लेकिन कुछ नहीं से अच्छा है कुछ, तो फिर सिंध पे कैप्चर कर देते हैं, और यहाँ पे नेपियर को बना देते हैं यहाँ का गवर्नर, नेपियर को यहाँ का गवर्नर बना देते हैं, ठीक है। तो ये सब कहानी है अबाउट सिंध, ठीक है, सिंध में ये सब हो रहा है, ठीक है। अब देखो सिंध में ये फायदा हुआ, और सिख लोग से भी कोई फायदा हुआ नहीं अंग्रेजों का, सिख लोगों से भी कोई फायदा हुआ नहीं अंग्रेजों का। तो फिर 1845 से 1846 में ये लोग क्या कर दिए, ये लोग कर देंगे फर्स्ट सिख वॉर, ठीक है, फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर, ठीक है, एंग्लो सिख वॉर, ठीक है। ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि महाराजा रंजीत सिंह मर जा रहा है, महाराजा रंजीत सिंह की डेथ हो जा रही है, आपका करीब 18 वही 1839 के आसपास डेथ हो जा रही है, 1839 1840 के टाइम डेथ हो जा रही है महाराजा रंजीत सिंह की। तो अब ये महाराजा रंजीत सिंह रहा नहीं, उसके बाद जो रूलर्स आए वो उसमें अपने में सब मतलब पावर स्ट्रगल चल रहा है, सब बोल रहा है कि हमको राजा बनना है। कोई डिफाइंड लॉ नहीं है, कोई रूल नहीं है जो कहता है कि मतलब राजा के बाद कौन, मतलब इसका कौन सा बेटा राजा होगा या फिर क्या होगा। तो सब पावर स्ट्रगल होता है, और फाइनली क्या होता है, पहला एंग्लो सिख वॉर हो जाता है। और इसी वॉर के बाद 1846 में होता है ट्रीटी ऑफ लाहौर, ट्रीटी ऑफ लाहौर, ठीक है। और इसमें सबसे जलंधर द्वाब कौन ले रहे, जलंधर द्वाब जो है, जो हमने मैप से देखा था जलंधर द्वाब, वो ब्रिटिशर ले लिए, जलंधर द्वाब ले लिए ब्रिटिशर्स। उसके बाद ब्रिटिशर और क्या लेंगे, तो वो लोग जम्मू एंड कश्मीर देना पड़ा उनको, किसको, गुलाब सिंह को। और गुलाब सिंह 75 लाख रुपए ब्रिटिशर्स को दे दिया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जम्मू एंड कश्मीर का हिस्ट्री भी शुरू होता है ये 1846 में, जो खरीद फरोख्त हो रही है ना। तो जो पहले जम्मू कश्मीर था ना, वो पहले एक वहां पर एक मतलब बहुत सारे मुस्लिम रूलर्स हुए, जो कि बहुत सारे हिंदूज को किल किए, प्रोसिक्यूट किए, ठीक है। उसके बाद पहली बार जो महाराजा रंजीत सिंह है ना, ये आता है, सबको हटा के भगा के खुद बन जाता है वहां का राजा। और फिर ये जो रंजीत सिंह जब मर गया है, तो जो सिख लोग हैं वो लोग गुलाब सिंह को बेच रहे हैं, मतलब समझो राजा जो है वो हिंदू है, बट जो मासेस हैं वो लोग मुस्लिम्स हैं, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम जो था ये कश्मीर वाला, वो तब से ही चलता आ रहा है, और फिर अभी तक मतलब लाइक इशू ही है कश्मीर में, पता ही है आप लोगों को। तो ये उस वक्त से ये प्रॉब्लम मतलब चल रहा है, ठीक है, ठीक है। तो ये उस वक्त की बातें हो गई, ठीक है। उसके बाद फिर क्या हो रहा है 1846 में, फिर कुछ महीनों के बाद, ठीक है, ये मार्च में हो रहा है, ये हमारा मार्च में हो रहा है,
तो ये हो रहा है हमारा दिसंबर महीने में, 1846 दिसंबर में हो रहा है हमारा ट्रीटी ऑफ भैरोवल। ठीक है, ट्रीटी ऑफ भैरोवल। ट्रीटी ऑफ भैरोवल में क्या हो रहा है, जो 8 सिख सरदार है ना, ये लोग खुश नहीं है। 8 सिख सरदार खुश नहीं है इस ट्रीटी से, पहले वाले ट्रीटी से। तो फिर से जो चीजें हैं कुछ कुछ सेटल की जाती हैं, ठीक है, कुछ कुछ चीजें सेटल की जाती हैं, तो ये सब बातें होती हैं। और फिर जो सेकंड बैटल होता है, सेकंड बैटल होता है एंग्लो सिख वॉर का, वो होता है 1848 से लेकर 1849 तक। और फिर पंजाब पे भी कैप्चर कौन कर लेगा, ब्रिटिशर्स कैप्चर कर लिए फिर पंजाब पे भी। ठीक है, तो ये कहानी हो जाता है जी, सिख सिख एम्पायर भी ऐसे करके खत्म कर दिया जाता है। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं बर्मा के साथ। अब नेबर्स जो स्टेट, अफगान तो हम लोग देख लिया, अफगान को कैसे ये लोग डील करते हैं, और अफगान पे कैसे कैसे ये लोग कैप्चर कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये आता है हमारा एंग्लो बर्मा। बर्मा के साथ क्या रिलेशन रहता है इनका। ठीक है, तो बर्मा के साथ पहला वॉर होता है 1824 से लेकर 1826। ठीक है, 1824 से लेकर 1826। और पहला बर्मा वॉर जो होता है उसमें लॉर्ड एमहर्स्ट रहते हैं। ठीक है, उस वक्त जो वाइसरॉय रहता है या फिर गवर्नर जनरल रहता है, वो रहता है लॉर्ड एमहर्स्ट। ठीक है, और 1826 में हो जाता है ट्रीटी ऑफ यंदाबो। तो यंदाबो को एक जगह कहाँ पे, म्यांमार या फिर बर्मा में एक जगह है मयंदाबो। ठीक है, ये कहा जाता है कि 1 करोड़, मतलब ये लोग तो अंग्रेज लोग जा रहे हैं, ठीक है, पर किसी और देश में जा रहे हैं, वहां पे तोड़फोड़ कर रहे हैं, वहां का एरिया ही कैप्चर कर रहे हैं। और जो वॉर में जो खर्च हुआ, वो पैसा भी किससे ले रहे हैं, उसी होम कंट्री से ले रहे हैं। क्योंकि भाई तुम लोग मतलब वॉर लड़े तो मतलब क्या लॉजिक है पता नहीं, 1 करोड़ कंपनसेशन दे रहे हैं। 1 करोड़ कंपनसेशन ब्रिटिशर मांग रहे हैं किससे, बर्मा से, इस वॉर के लिए। ठीक है, इस वॉर के लिए। ठीक है, फिर कोस्टल प्रोविंस है अरकन। अरकन प्लेट्यू, अभी भी आप मैप देखोगे ना, एटलस खोलोगे तो आपको अरकन प्लेट्यू दिखेगा। ठीक है, जो कि म्यांमार और हमारा मिजोरम बॉर्डर पे पड़ता है। ठीक है, तो अरक्कन, जो अरक्कन है हमारा, अरक्कन एक कोस्टल प्रोविंस है। तो इसके साथ साथ टेनासेरियम, ये दोनों प्रोविंसेस पे ब्रिटिश का कंट्रोल हो गया। दोनों प्रोविंसेस को ब्रिटिशर्स ने कंट्रोल कर लिया। ठीक है, उसके बाद ये था कि असम और ये सब पे जो दावा करते थे ना ये लोग, बर्मा लोग, उस दावे को बंद करना होगा। ठीक है, तो अभी भी अगर देखोगे ना, आप जाओगे ना म्यांमार में, तो लोग मानते हैं कि असम ये सब में भी हम लोग के पूर्वज लोग रहे हैं, ये सब लॉजिक देते हैं वो लोग, थीसिस देते हैं जयंतिया में। ठीक है, लेकिन 1826 में ही जो ट्रीटी हुआ ना, उसके बाद ये सब क्लेम्स उनको बंद करना था, वो लोग बंद कर भी दिए। ठीक है, ठीक है, और मणिपुर को रिकॉग्नाइज करना था एज अ इंडिपेंडेंट स्टेट। मणिपुर पे भी लोग अपना अधिकार समझते थे, मणिपुर को ये लोग इंडिपेंडेंट स्टेट घोषित कर दिया गया। ठीक है, तो फिर 1852 में होता है सेकेंड बर्मा वॉर। सेकेंड बर्मा वॉर होता है 1852 में। इसमें क्या होता है कि इसमें क्या होता है, ये लोग टिम्बर जो है ना, टिम्बर जो है हमारा नॉर्थ नॉर्थ म्यांमार का या फिर नॉर्थ बर्मा बोल दो, तो उस पे राइट्स क्लेम हो जाता है। मतलब अब टिम्बर तोड़ सकता है, जो लकड़ी वकड़ी है ना, वो सब तोड़ सकता है ब्रिटिशर्स नॉर्थ बर्मा से। ठीक है, और जो एक एक और जो पेगू नाम का एक जगह है, पेगू, जो कि अगेन ये लास्ट ईयर 3 कोस्टल प्रोविंसेस हैं बर्मा में, इसको इस पे भी कैप्चर कौन कर लिया, तो ब्रिटिशर्स कर लिए। ठीक है, उसके बाद फिर हमारा तीसरा वॉर होता है 1885 में। 1885 में थर्ड वॉर हो जाता है, थर्ड बर्मा वॉर। ठीक है, इसमें सबसे पहली बात क्या हो रही है, नॉर्थ बर्मा पूरा अनेक्स कर लिया, नॉर्थ बर्मा पूरा अंग्रेजों का हो गया, पूरा ब्रिटिश का हो गया। ठीक है, और फिर ये सब बातें हो रही हैं। उसके बाद फाइनली 1935 में बर्मा
को इंडिया से सेपरेट कर दिया गया। बर्मा सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया। और फिर फाइनली 4 जैन 1948 म्यांमार इंडिपेंडेंट हो गया। म्यांमार या फिर बर्मा इंडिपेंडेंट हो गया। ठीक है, तो ये रहा बर्मा का हिस्ट्री। ये रहा बर्मा का हिस्ट्री। ठीक है, कैसे कैसे बर्मा इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं एंग्लो टिबेटन रिलेशंस कैसे रहे। ठीक है, तो एंग्लो टिबेटन रिलेशन क्या था, 1904 में ट्रीटी ऑफ लाहसा होता है। ट्रीटी ऑफ लाहसा होता है, और इसमें क्या होता है ना कि जो गोरखा कंटिजेंट है, ठीक है, मतलब जो गोरखा कंटिजेंट है ना, वो यंग हस्बैंड नाम का एक कर्नल होता है। यंग हस्बैंड, वो ये कि गोरखा रेजिमेंट का हेड होता है। ठीक है, गोरखा रेजिमेंट का होता है ये। ठीक है, तो ये यंग हस्बैंड जब जाता है लहासा, लहासा में पता है लहासा में कौन रहते हैं, लहासा लहासा में रहते हैं दलाई लामा। दलाई लामा यहाँ से भाग जाते हैं, दलाई लामा यहाँ से भाग जाते हैं। और फिर क्या होता है, जब दलाई लामा यहाँ से भाग गए, तो यंग हस्बैंड ने ट्वीटी करके मतलब बेसिकली बहुत कुछ डील कर लिया, मतलब ट्वीटी कर लिया। कहा जो तिब्बत है, तिब्बत जो है वो 1 लाख पर ईयर के हिसाब से 75 साल तक 75 साल तक टैक्स देगा इंडिया को। ठीक है, और जो तिब्बत है वो 1 लाख पर ईयर के हिसाब से 75 लाख रुपए 75 साल में टैक्स देगा। और तब तक के लिए, और वो 75 साल के लिए जो चुंबी वैली है, जो चुंबी वैली है वो इंडिया का पार्ट हो जाएगा। इंडिया उस पर कंट्रोल करेगा ये 75 साल तक के लिए। ये क्यों, सिक्योरिटी के लिए। अगर मान लो कल को पैसा नहीं दिया तो ये अगर पैसा नहीं दे पाया तो चुंबी वैली इंडिया का हो जाएगा। ये ट्रीटी हुआ तुम्हारा 1904 में। ठीक है, लेकिन फिर 1908 में क्या होता है, 1908 में क्या होता है कि ये मतलब 1908 में ये लोग खत्म कर देते हैं, मतलब चुंबी वैली छोड़ देते हैं, चुंबी वैली को खाली कर देते हैं, चुंबी वैली छोड़ देते हैं, और 25 लाख हो जाता है बस। तो ऐसा क्यों होता है 1908 में, ऐसा क्यों होता है कि ये जो 75 लाख था वो 25 लाख पे आ जाता है, क्यों? क्योंकि 1907 में एक कन्वेंशन होता है, एंग्लो रशियन कन्वेंशन। एंग्लो रशियन कन्वेंशन। ठीक है, इसमें क्या कहा जाता है कि हम लोग मतलब अब आगे नहीं, तो रशिया ही बोलता है कि हम भी तिब्बत पे अपना कब्जा नहीं करेंगे, और अंग्रेज ही बोलता है कि हम लोग भी नहीं करेंगे। इसका फायदा कौन उठाता है बाद में? चाइना। चाइना बोलता है भाई तुम लोग नहीं करोगे तो हम ही कर लेते हैं। और चाइना फिर तिब्बत को कैप्चर कर लेता है 1908 के बाद से, मतलब ये अटैक शुरू कर देता है। और धीरे धीरे करके मतलब फाइनली 1950s के टाइम तक तो कंप्लीटली मतलब तिब्बत को अपने अंदर ले लेता है। ठीक है, तो ये बातें हो जाती हैं। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था कि 1839 से लेकर 1842 तक पहला अफगान वॉर होता है, फर्स्ट अफगान वॉर होता है। ठीक है, तो उसके बाद फिर क्या हो रहा है, उसके बाद क्या हो रहा है, इसमें पता है ना, इसमें पता है लॉस कितना होता है अंग्रेजों का? इसमें अंग्रेजों का बहुत गंदा लॉस होता है, बहुत गंदा, बहुत ज्यादा लॉस होता है अंग्रेजों का। ठीक है, करीब 1.5 करोड़ रुपीस लॉस होते हैं, प्लस करीब 20,000 मैन की डेथ हो जाती है। ये बेचारे इतने एलिमिनेट हो जाते हैं। ठीक है, और ये जो हमेशा जो करते थे कंपनसेशन, कंपनसेशन अब किससे लें? यहाँ पे तो जो इनका प्लान था शाह शुजा को बैठाने का वो तो पूरा ही नहीं हो पाया, तो कंपनसेशन ले भी तो ले किससे? तो ये कंप्लीट फेलियर है। यही एक ऐसा वॉर था ना जिसमें ब्रिटिशर्स हारे थे। बाकी सब जगह वो लोग कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तिकड़म लगा के जीत ही जा रहे थे। लेकिन जो अफगान वाला वॉर है ना, तो ये कहा जाता है कि अफगानिस्तान में जिसने भी घुसने की कोशिश की है वो बर्बाद हो गया है।
अफगान जो है एकदम, ये जो जगह है वहां पे जो लोग गए हैं वो मर के ही आए हैं। मतलब अभी यूएस का ही हालत देख लो, इतना पैसा बेचारे लोगों ने ये किया, जिम में बनाए, और अभी जाकर वहां पे कौन, मतलब अलकायदा के लोग जाके जिम में कुछ भी कर रहे हैं। फिर इवन वहां के राष्ट्रपति भवन जो कि इंडिया ने भी हेल्प किया था बनाने में, उसमें भी सब लोग जाके बैठ गए। तो मतलब अफगानिस्तान ऐसा जगह है जहाँ पे मतलब दुनिया में भलाई है, ठीक है। तो ये बातें हो गई। उसके बाद फिर क्या हो रहा है, 1864, 1864 में क्या हुआ, दोस्त मोहम्मद मर जा रहा है, दोस्त मोहम्मद मर गया। और इसका जो बेटा है शेर अली, बेटा नहीं भी हो सकता है, ये शेर अली जो है इसका डिसेंडेंट है, मतलब इसके बाद जो राजा बना वो बना शेर अली। और शेर अली ने क्या किया, शेर अली और जो जॉन लॉरेंस है जो कि इंडिया में बैठा हुआ हमारा गवर्नर जनरल है, ठीक है। तो जो जॉन लॉरेंस है, वो इसका उसका मतलब एक फ्रेंडली रिलेशन रहा दोनों का। जो लॉरेंस है वो इंटरफेयर नहीं किया, इसका जो राजा बन रहा था शेर अली बनने दिया, अपना कोई प्रतिद्वंदी ये सब केस कुछ नहीं उतारा, चुपचाप इंटरफेयर नहीं किया, ठीक है। उसके बाद फिर 1876 में क्या हो रहा है, लिटन आ रहा है, ठीक है, ठीक है। लिटन आ रहा है, लिटन बन गया हमारा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। 1876 का टाइम है ना, तो 1858 के बाद जो भी बना वो वाइसरॉय के कहलाया, ठीक है। 1858 के बाद जो भी गवर्नर जनरल बना वो वाइसरॉय कहलाया। तो जो वाइसरॉय था लिटन, वाइसरॉय जो था लिटन, वो क्या कर रहा है, वो इसको मन था कि हम करें साइंटिफिक फ्रंटियर्स रखें, मतलब इसको इंटरफेयर करने का शौक फिर से घुसा, फिर से शौक घुसा, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, ट्रीटी ऑफ गंडामक हो रहा है, ठीक है, गंडामक हो रहा है। और ये हो रहा है 1879 में, 1879 में हो रहा है। और जो याकूब खान है, याकूब खान शेर अली का सबसे बड़ा बेटा है, ये शेर अली के बाद का जनरेशन है। और फिर क्या होता है, इसका प्लस लिटन का, दोनों के बीच में हो जाता है डील, ट्रीटी ऑफ गंडमक में, ट्रीटी ऑफ गंडमक में, ठीक है। ये लोग क्या बोलते हैं कि कि जो आमिर रहेगा, इसका जो फॉरेन पॉलिसी रहेगा, फॉरेन पॉलिसी मतलब काइंड ऑफ सब्सिडरी अलायंस वाला चीज सब रहेगा, ठीक है। फॉरेन पॉलिसी कौन देगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब लिटॉन देगा, ठीक है। फिर एक परमानेंट स्टेशन रहेगा, मतलब ब्रिटिश आर्मी के लोग रह सकते हैं, ब्रिटिश रेसिडेंट रहेगा, रेसिडेंस रहेगा काबुल में, ठीक है। तो ये सब बातें होती हैं। और फिर क्या होता है, इस डील के साथ ही, और इस डील के साथ ही याकूब खान को मतलब आ तो जाता है गद्दी में, लेकिन याकूब खान को वहां के लोगों ने एलिमिनेट कर दिया, लोगों को पसंद नहीं आता याकूब खान, और याकूब खान को छोड़ना पड़ता है राजगद्दी। और फिर अब्दुल रहमान बन जाता है नया आमिर, और फिर से यहाँ पे लॉस हो जाता है अंग्रेजों को, मतलब अंग्रेज जो चाह रहे थे फिर नहीं होता है। और फिर 1880 में जब रिपन आता है, रिपन जब वाइसरॉय बन जाता है इंडिया का, तो वो चुपचाप यहां से निकल जाता है, वो अफगानिस्तान से चुपचाप निकल जाता है, ठीक है। और फिर फाइनली 1921 में अफगानिस्तान मतलब एकदम फ्री हो जाता है अफगानिस्तान पे, मतलब कोई प्रेशर ऐसे भी नहीं रहता इस पे, कभी भी कोई प्रेशर तो रहा नहीं अफगानिस्तान के ऊपर। 1921 में ये खुद खुद फ्री हो जाता है, ठीक है। और 1893 में एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, 1893 में ड्यूरेंट लाइन बनता है, ड्यूरेंट लाइन। तो अभी के टाइम पे ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच का डिफरेंस है, ठीक है। तो उस वक्त का जो ब्रिटिश एम्पायर था ना, उसमें उसको और अफगानिस्तान के बीच में बॉर्डर खींचा गया, तो वो है ड्यूरेंट लाइन 1893 में, ठीक है। और ये सब चीजें होती हैं उस वक्त, ठीक है। तो ये था अबाउट हाउ द ब्रिटिश एम्पायर ने पूरा कंसोलिडेट किया पूरे इंडिया में अपने आप को, ठीक है। तो से ये कर देता हूं मैं। तो ये था हमारे अबाउट कैसे ब्रिटिश एम्पायर ने कंसोलिडेट किया अपने एम्पायर को इन इंडिया, ठीक है। तो कल हम लोग करेंगे अबाउट द रिवोल्ट ऑफ 1857, ठीक है। हम लोग रिवोल्ट करेंगे 1857 का, कि मतलब कैसे कैसे रिवोल्ट रिवोल्ट कैसे कैसे आगे बढ़ा,
उसके कॉलेज क्या रहे, ठीक है। तो वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और अब रखते हैं, मतलब आज का दिन यहीं तक, यहीं पे फिनिश करते हैं। सो गुड नाइट एंड बाय एवरीवन, टेक केयर।